पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ मेंटालिटी। पाकिस्तान एक देश नहीं है, एक मानसिकता है। और ये पाकिस्तानी मानसिकता आपको इस दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगी। और इस मेंटालिटी का सबसे नया शिकार हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, जो एक वक्त पर अपने राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उस व्यक्ति ने ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का स्टेटस उस देश को दिलवाया। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों को इस बात का अधिकार दिलवाया कि अगर आप हिंदू धर्म के नहीं हैं, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, जो आपकी बंगाली स्पीकिंग लैंग्वेज है, इस व्यक्ति का आज सम्मान पूरी तरीके से बांग्लादेश में खत्म कर दिया गया है। डेमोक्रेसी को खत्म करने के बाद जब शेख हसीना को मजबूरी में बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, उसके बाद जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, उन्होंने यहां पर मुजीबुर रहमान के द्वारा तय किए गए बहुत सारे ऐसे दिनों जिसे नेशनल हॉलिडेज के नाम से जाना जाता था, जिसमें 7th ऑफ मार्च और 15th ऑफ अगस्त देखने को मिलता है, जो बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माने जाते थे। और ये सिर्फ दिन या तारीखें नहीं थी, लेकिन उनकी नेशनल आइडेंटिफिकेशन थी। इन नेशनल आइडेंटिफिकेशन को आज की बांग्लादेश की यूनुस की डिक्टेटर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान सिर्फ एक देश नहीं, एक मेंटालिटी है, क्योंकि ये मेंटालिटी जो बांग्लादेश की सरकार में आज हमें देखने को मिल रही है, ये उस बांग्लादेश की मेंटालिटी नहीं है जिसका सपना मुजीबुर रहमान ने देखा था, या फिर ये उस भारत की भी मेंटालिटी नहीं है जब 1971 में सरकार ने मुजीबुर रहमान का समर्थन कर इस देश को आजादी दिलवाई थी। ये मेंटालिटी 1947 में जन्मे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष जिन्ना की मेंटालिटी है, जो 2024 में आज हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। तो यहां पर जब शेख हसीना पूरी तरीके से देश से और पॉलिटिक्स से बाहर हो चुकी है और डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया है बांग्लादेश में, उसके बाद भी ऐसे कौन से और गलत कानून हैं जो और यहां पर इंप्लीमेंट किए जाने बाकी हैं बांग्लादेश में, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो हाल ही में यहां पर बेसिकली हमको एक चीज यहां पर बांग्लादेश में देखने को मिली है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से बांग्लादेश में इंप्लीमेंट हो चुकी है। और यहां पर 8 नेशनल हॉलिडेज थे जो बांग्लादेश में सेलिब्रेट किए जाते थे, जो मुजीबुर रहमान से रिलेटेड थे, जो बेसिकली बांग्लादेश का जो आजादी का संग्राम था, जो इंडिपेंडेंस का वॉर था, उससे रिलेटेड थे, जिसमें आपको 7th ऑफ मार्च और 15th ऑफ अगस्त किस्म के अलग अलग यहां पर आपको तारीखें देखने को मिलती हैं। अब बात यहां पर यह है कि बांग्लादेश अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो यह एक तौर पर डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है, साफ निर्देश दे रहा है कि ये बांग्लादेश मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश नहीं रहा, ये बांग्लादेश शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं रहा, ये बांग्लादेश अब एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में अब डेमोक्रेसी को भी खत्म किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी खत्म किया जा रहा है। वैसे तो सेक्युलरिज्म का सम्मान करने वाले देश है नहीं ये, लेकिन जो बची कुची माइनॉरिटी थी आपके देश में, उन माइनॉरिटी को भी यहां पर खत्म किया जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश अब बांग्लादेश न बनकर दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश की सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि ये उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके ट्रेड के लिए भी बुरी है, क्योंकि इनसे उनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, चाहे वो म्यांमार के साथ हो, चाहे वो इंडिया के साथ हो, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और जिस देश के साथ इंटरनेशनल रिलेशन ये बेसिकली मनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान, उन्हें लग रहा है कि वहां से उन्हें ट्रेड मिलेगा, लेकिन जिस देश से आप दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो खुद IMF के सामने घुटने टेक कर खड़ा होता है बार बार अपने फंड्स के लिए। तो यहां पर बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हमें बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है, कंसर्न यहां पर हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, तो पाकिस्तान फिर से 2 टुकड़ों में पहले से विभाजित था, अगर ज्योग्राफिकली बात करें, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आता था। लेकिन यहां पर वेस्ट पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से यह कहा कि बंगाली लैंग्वेज को आपको फॉलो नहीं करना है, आपको यहां पर उर्दू लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज कहां से आ गई, यह भी खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस देश के ज्यादातर लोगों को और दुनिया के ज्यादातर देशों को लगता है कि उर्दू जो भाषा है वो पाकिस्तान की भाषा है। जी गलत, ये भारत की भाषा है, क्योंकि उर्दू भाषा का जन्म भारत में हुआ है, दिल्ली मेरठ के इलाकों में हुआ है। और वैसे भी आप इन पाकिस्तानियों को अगर उर्दू बोलते हुए सुन लेंगे, यूट्यूब पे आपने कई इंटरव्यूज भी देखे होंगे, तो उर्दू तो बोलते हैं लेकिन एक्सेंट उनका वहां पर पंजाबी में आ जाता है। तो यहां पर ये उर्दू को जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया गया, बंगाली लैंग्वेज को खत्म करने की कोशिश की गई इस पाकिस्तान में। मुजीबुर रहमान ने आवाज उठाई अपने कल्चर को बचाने के लिए, और कल्चर को बचाने के लिए जिस देश ने
समर्थन किया बांग्लादेश में, वो इंदिरा गांधी की सरकार थी और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में आजादी मिली और आवामी लीग की वजह से मिली। और वही आवामी लीग बांग्लादेश में कई सालों तक सरकार चलाती रही और यही मुजीबुर रहमान की जो नेक्स्ट जनरेशन थी, शेख हसीना, उन्होंने आवामी लीग को यहां पर आगे बढ़ाया। बात सिर्फ इतनी सी हो गई थी कि शेख हसीना आवामी लीग के तहत जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर को लड़ा था और जीता था, उन लोगों को यहां पर आरक्षण दे रही थी, जो आरक्षण 20% से ज्यादा था। और यहां पर बांग्लादेश के बेसिकली यूथ को ये यहां पर किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं हुआ और ये प्रोटेस्ट हुआ। ये कहानी सबके सामने रखी गई है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि अमेरिका वहां पर अपना एक आर्मी का बेस चाहता था, जो बेस यहां पर बांग्लादेश ने नहीं दिया, शेख हसीना ने मना कर दिया और ये पूरा का पूरा जो रिवॉल्यूशन या प्रोटेस्ट है वो अमेरिका की तरफ से ही फाइनेंस किया गया। और यहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरीके से हट गई, एक डिक्टेटर गवर्नमेंट आपको यहां पर मोहम्मद यूनुस की देखने को मिलती है। और उनके जो डिक्टेटर कानून है वो अब हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि आप अपने राष्ट्रपिता का सम्मान तक नहीं कर सकते। दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम गोइंग ऑन। और पूरी तरीके से ये बेसिकली पाकिस्तान आइडियोलॉजी जो है वो हमको बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। अब यहां पर सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी जो है यहां पर खत्म हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो नेशनल हॉलिडेज खत्म किए गए हैं, बांग्लादेश की आइडेंटिटी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लोग यहां पर बांग्लादेश गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट में आएंगे ही आएंगे। ऑपोजिशन जो है यहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू करेगा, जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने शुरू करेंगे। जो रिस्पॉन्स रहेगा ऑपोजिशन का सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, वो बहुत ज्यादा डेंजरस रह सकता है। यानी कि यहां पर बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के यहां पर कैंपेन चला सकते हैं। और जो यहां पर देखने को मिला शेख हसीना के अगेंस्ट, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ भी यहां पर देखने को मिले। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप सिर्फ नेशनल हॉलिडे को यहां पर खत्म कर रहे हो, प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हो। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए। अगर कल के दिन सरकार आपसे आकर यह कहती है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर की छुट्टी हम नहीं देंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम ना अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना हम अपने फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये काम अगर भारत में कर दिया जाए तो सरकार यहां पर तुरंत गिर जाएगी, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। और भारत को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? भारत को इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में जितना यहां पर योगदान मुजीबुर रहमान और आवामी लीग का था, उतना ही योगदान यहां पर भारत के लोगों का था, भारत की सरकार का था। भारत ने अपनी इकोनॉमी को दांव पे रखकर, ताक पे रखकर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, युद्ध जीता था, बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। दुनिया के सारे देश भारत के खिलाफ खड़े थे। रशिया की दोस्ती को हमने आगे रखा था और बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, इस बात का रिस्क लेते हुए कि दूसरे देशों के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन यहां पर खराब हो जाएंगे। यानी कि आज जो बांग्लादेश में आपको मिट्टी दिखती है, उसमें खून और पसीना सिर्फ बांग्लादेशियों का नहीं, भारत के नागरिकों का भी है। और जब इतना खून और पसीना बांग्लादेश की आजादी के लिए हमारे देश ने यहां पर किया था, सैक्रिफाइस किया था, तो उसका यहां पर रिजल्ट अगर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को खत्म होते हुए दिखता है, तो इसका मतलब है कि यहां पर डायरेक्ट इंटरफेरेंस इंडिया का रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हमारा लिए भी बहुत बड़ा यहां पर आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है। अब यहां पर कई सर्वे जो है पब्लिक सेंटिमेंट्स में ये बताते हैं कि जो यहां पर काम किया जा रहा है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा, वो जो लोग हैं जो शेख हसीना के एक वक्त अगेंस्ट होते थे, अब वो धीरे धीरे शायद शेख हसीना के फेवर में आ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि यूथ का जो यहां पर बेसिकली पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यहां पर डिक्टेटरशिप लाई जा रही है और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। जो यूनिटी है बांग्लादेश की उसकी तोड़ी जा रही है और यहां पर डिवीजन जो है यहां पर पूरी तरीके से पैदा किया जा रहा है। ग्लोबल जो परसेप्शन है वो ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ ही बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बांग्लादेश के बहुत सारे देशों के साथ खराब हो सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है यहां पर बांग्लादेश के खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक फंड और इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी भी सिर्फ उसी देश को दी जाती है जो अपने देश में डेवलपमेंट कराना चाहता है, ना कि यहां पर मार्केट कराना चाहता है। और इसीलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन हम बहुत दूसरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करें तो वो तो बांग्लादेश के कमजोर हैं, लेकिन बांग्लादेश अपने पड़ोसियों से भी यहां पर पूरी तरीके से अपने रिश्ते खत्म कर देगा। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है। अब बात यहां पर यह भी आती है कि अगर हमारे पड़ोस के मुल्क में अगर ये सब चीजें चल रही है तो इंडिया का यहां पर बेसिकली क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपने देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके जो आसपास के देश हैं वहां पर भी डेमोक्रेसी मेंटेन हो। और बांग्लादेश में हमें डेमोक्रेसी मेंटेन क्यों नहीं दिखती? क्योंकि बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म नहीं है।
जिस देश में सेक्युलरिज्म होता है सिर्फ वहीं पर डेमोक्रेसी दिखती है, और जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहीं पर हमें सेक्युलरिज्म दिखता है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की और चहल एकेडमी की ईमेल आईडी पर इसका जवाब भेजिएगा। हम आपकी आंसर राइटिंग को यहां पर सुधारने की कोशिश करेंगे। सवाल आपके लिए ये है, दैट डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ बांग्लादेश डिसीजन टू कैंसल नेशनल हॉलिडेज एसोसिएटेड विद द लिबरेशन वॉर एंड शेख मुजीबुर रहमान। How does this move reflect on the nation's historical identity and its relationship with Pakistan? Analyze the potential socio-political scope and consequences of this decision. तो यहां पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है डिसीजन लिया है नेशनल हॉलिडेज को कैंसिल करने का, जो उनके लिबरेशन वॉर या मुजीबुर रहमान से रिलेटेड है, इस पर क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ जो इनका रिलेशन है कैसे इफेक्ट पड़ेगा, और सोशियो पॉलिटिकल जो बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए किस तरीके के लिए बांग्लादेश की यहां पर खड़ी हो सकती हैं। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और हमारे पड़ोसी देशों में किस तरीके से सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इस देश के हर नागरिक तक ये खबर पहुंचे और भारत का क्या रिश्ता है वहां के लिबरेशन वॉर से, अगर आप चाहते हैं कि सभी को ये पता चले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।